लक्ष्मण, अनंत कन्हेरे थे। कन्हेरे नाम लिखो इनका, एक एक बार अपने मन में नाम लो। ये लोग वो हैं जो भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण कर्वे, गोपाल कृष्ण कर्वे, अपने मन में कम से कम नाम लेना। गोपाल कृष्ण कर्वे। और तीसरे व्यक्ति थे विनायक नारायण देश पांडे, विनायक नारायण देश पांडे। तीन लोगों को तो ये फांसी हुई आपका, और साथ में आपका एक कमीशन बनाया गया, एक कमीशन। और उस कमीशन ने जांच की कि भाई ये जो हत्याकांड हुआ है, जैक्सन की जो हत्या हुई है, इसमें जो बंदूकें हैं वो कहाँ से आई हैं। तो ये बंदूकों के द्वारा आपको पता चलता है कि भाई, बंदूकों की जांच से पता चलता है कि इन बंदूकों को, इन पिस्टल को भेजा था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर के द्वारा ये बंदूकें भेजी गई थी। तो फिर उनके क्या बोलेंगे, उनके जो अरेस्ट का वारंट निकल जाता है कि भाई वो कहाँ पर है, लंदन में है, तो वहीं लंदन में गिरफ्तार करो। उनको भी सूचना मिल जाती है कि मेरे नाम का वारंट आया है। तो उस दौरान में वो एक रूसी जहाज में बैठ करके जाने की तैयारी में थे, ठीक है, मोरी जहाज उसको कहते थे। तो वहीं पर आपका उनको फिर ब्रिटिश सरकार ने आपका गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए, लेकिन मामला अटक गया दो देशों के बीच का, क्योंकि जहाज था वो रूसी। लेकिन बाद में सरेंडर कर दिया गया ब्रिटिश सरकार को। और फिर आपका वीडी सावरकर को 1910 में जेल में भेज दिया गया। ठीक है, कहाँ पर, ये घटनाक्रम मैं आपसे पूछूंगा भविष्य की क्लासेस में, क्या बोलेंगे यहाँ पर छोटी सी जगह में लिख लेना। वीडी सावरकर को, वीडी सावरकर को भी इसी मामले में 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार। और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया उनको, सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर, सेल्यूलर जेल। और सेल्यूलर जेल कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान और निकोबार में। उस समय मतलब एक तो नेपाल की जेल थी जिसको कठिन जेल माना जाता था, है ना, जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के बहुत सारे क्रांतिकारियों को रखा गया, जहाँ पर राम मनोहर लोहिया जी को 13 दिन तक सोने नहीं दिया गया था। और एक भारत की सबसे कठोर जेल मानी जाती थी सेल्यूलर जेल। अंडमान निकोबार पानी में है, आप जानते हो, अंडमान निकोबार की स्थिति तो सबको पता होगा ना। तो यहाँ से कोई क्रांतिकारी यदि कैद है तो भाग भी नहीं सकता है। तो एक तो पहली चीज ये। और यहाँ पर क्या था, बहुत कठोर सजाएं दी जाती थी भारतीयों को, और जो आपका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे थे उन सबको यहीं भेजा जाता था। यहीं पर फिर आप जानते ही हैं कि भाई उन्होंने आपका एक कमला, इसी जेल में कमला नामक एक आपका उपन्यास लिख दिया था, कमला, इसी जेल की दीवारों पर, ठीक है, कमला उपन्यास लिखा था। जब वो आपका ब्रिटेन में थे तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था 1857 का संग्राम। हालांकि वो किताब पब्लिश नहीं होने दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस किताब का नाम था द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 का महासंग्राम। तो घटनाक्रम समझ रहे हैं इस समय पर क्या चल रहा था। अभिनव भारत सोसाइटी के द्वारा ये सब किया गया है। अभिनव भारत सोसाइटी जिसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसकी पितृ संस्था थी आपका मित्र मेला। तो ये घटनाक्रम भारत में हुए। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया, अनुशीलन समिति पर अपनी कमांड पूरी एकदम से बहुत मजबूत कर दी। बहुत मजबूत करने के बाद में क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पर एक घटना हुई, ये आप लिखें अपनी कॉपी में। अभिनव भारत सोसाइटी पर शिकंजा कस दिया गया, शिकंजा कस दिया गया। और इसके ज्यादातर सदस्यों को निष्क्रिय कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया। अब जब 1910 में इनको जेल हुई, तो ये जो जेल हुई थी ये हुई थी आजीवन कारावास। कैसा कारावास सुनाया गया था, आजीवन कारावास। लेकिन 1921 में इनकी रिहाई हुई। कब रिहाई हुई, 1921 में। इस डेट की मुझे आवश्यकता होगी भविष्य में जब मैं आपसे पूछूंगा। 1921 में इनकी होगी रिहाई। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा था कि कभी वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं होंगे। फिर सावरकर के वो बयान है कि भाई या तो मैं जेल में बंद रह करके अपने जीवन को ख़त्म कर लेता, या कम से कम उनको झांसे में ला करके बाहर आकर के भारत माता की सेवा के लिए कुछ क्रांति में कर पाता गुप्त रूप से। तो दो विकल्प मेरे सामने थे कि या तो अपने जीवन को यहीं ख़त्म कर लूँ, या किसी क्षमा याचना के माध्यम से या गुप्त तरीके से या ब्रिटिश सरकार को छल के कोई और योजना अपना लूँ। तो इस सब के बारे में जो मत हम जब गांधी जी को पढ़ेंगे तो किस किस लोगों के क्या क्या मत थे और क्या सच्चाई है वो हम पढ़ेंगे। बात क्लियर है, इतनी छोटी सी बात क्लियर है। ओके, फिर आगे बात करेंगे। एक बार एक घटनाक्रम और हुआ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 1912, यहाँ पे लिखना। 1912 में एक घटनाक्रम हुआ था, दिल्ली षड्यंत्र मामला, दिल्ली षड्यंत्र मामला, दिल्ली षड्यंत्र मामला, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस। बताओ किसके द्वारा हुआ था, आप जानते होंगे क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में।
तो दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस जो हुआ था आपका, इसके अगर मैं बोलूँ आपका, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस में हम कह सकते हैं जो इसके सूत्रधार, ये हम बात कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सूत्रधार मतलब किसके द्वारा ये घटनाक्रम रचा गया था, सूत्रधार कौन थे, फैसिलिटेटर कौन थे, फैसिलिटेटर कौन थे इसके? तो इसके फैसिलिटेटर थे रास बिहारी बोस, घोष नहीं, रास बिहारी बोस। 1907 के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सूरत अधिवेशन में, वो रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष, तो रास बिहारी घोष तो किस किस दल में थे बताओ, नरम दल की गरम दल? तो रास बिहारी घोष समझ के मत कंफ्यूज हो जाना, रास बिहारी बोस गरम दल के हैं और रास बिहारी घोष जो थे वो नरम दल के हैं। ये दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस क्या था? आप सबको पता होगा कि बंगाल विभाजन किस वर्ष में रद्द हुआ? बंगाल विभाजन को डिसमिस कर दिया गया, बंगाल विभाजन जो पार्टीशन था उसको डिसमिस कर दिया गया था, और उसको डिसमिस किया गया था 1911 में। और 1911 में ही क्या लगा था? तीसरा दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली कोड, तीसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार। पहले के दो दिल्ली दरबार किन किन वर्षों में लगे, जरा लिखें कॉमा लगा करके। तो आप कहेंगे पहला लगा 1877 लिटन के टाइम पर, और दूसरा लगा करजन के टाइम पर 1903 में, जिसमें एडवर्ड सेवंथ जो था उसकी ताजपोशी होनी थी, हालांकि वो आया नहीं, उसने अपने भाई को भेजा था, ठीक है। तो ये तीसरा दिल्ली दरबार जो लगा ये 1911 में लगा। इसमें क्या घोषणाएं हुई थी? एक घोषणा तो ये हुई थी, एक घोषणा तो ये हुई थी कि जो राजधानी है वो क्या होगी, अब राजधानी दिल्ली की घोषणा हुई, दिल्ली बनाने की घोषणा, बनी नहीं, बनाने की घोषणा हुई, क्योंकि कलकत्ता क्या हो चुका था, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कलकत्ता तो राष्ट्रवाद का केंद्र हो चुका था, वहां तो नेशनलिज्म को लेकर के जो फीलिंग्स थी वो बढ़ रही थी। अब वहां घर घर में आपका बातें चल रही थी बंगाल में राष्ट्रवाद के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर ही हमारी कैपिटल है, तो इस कैपिटल को शिफ्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा घटनाक्रम ये था कि आपका जो है पूरी दुनिया में तनातनी चल रही थी, और एक मुख्य कारण ये बताया जाता है कि दिल्ली जो है वो भारत के मध्य में है, मतलब वो चारों तरफ से कवर करने योग्य जगह थी, तो इसीलिए दिल्ली को बनाने की घोषणा की अंग्रेजों ने। तो राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई? 1911 में। लेकिन राजधानी बनी कब? राजधानी बनी कब है ये? तो राजधानी बनी है 1912 में। ये दोनों बातें याद रखना, अगर अनाउंसमेंट पूछे तो 1912, और कब ये आपका राजधानी हुई तो 1912। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन साथी बदल गया, अगर अगर पूछ ले राजधानी नई दिल्ली कब बनी, तब क्या आंसर होगा बताएं सारे लोग फटाफट से। मैंने एक दिन और पूछा था शायद आपसे, आप कहोगे भैया नई दिल्ली तो इस टाइम तक शहर भी नहीं था 1912 में, नई दिल्ली शहर की स्थापना हुई 1927 में, जैसे नोएडा से हटकर ग्रेटर नोएडा बनाया गया, ठीक है। ग्रेटर नोएडा अब फुलफिल हो गया, पूरा सेक्टर उसका भर गया, तो अब ग्रेटर नोएडा के बाद में क्या बना रहे हैं, न्यू नोएडा बनाएगी गवर्नमेंट। और फिर इधर आपका इंडस्ट्रियल के लिए सुपर नोएडा पे बात चल रही है, क्योंकि वो नोएडा वाली जगह फुल हो चुकी। तो ऐसे ही जब दिल्ली में आपका जनसंख्या ज़्यादा हो गई, दिल्ली आपका घिर गई, तो तब एक शहर बनाया गया 1927 में, नई दिल्ली। लिखी हुई अपनी कॉपी में, 1927 में नई दिल्ली को बसाया गया, और नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1931 में, 1931 में। तो नई दिल्ली पूछे तो 1931, और दिल्ली पूछे तो 1912। ये बात आपको याद रखेंगे, ओके। तो एक घटना तो ये थी आपका तीसरे दिल्ली दरबार में। और बंगाल विभाजन क्या किया गया था? रद्द किया गया था, रद्द, रद्द। तो इसको जब रद्द कर दिया गया, और भारत में कौन आया था इस समय पर आपको 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम की ताजपोशी होनी थी यहाँ पर, जॉर्ज पंचम। और इसी के स्वागत में कौन सा गीत गाया गया था आपका? जनगण मन। और वायसराय होता था आपका भारत में, जो वायसराय था वो था हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग सेकंड। अब ये हार्डिंग सेकंड के बारे में रैकी की रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने ये देखा कि ये देखिए प्रोग्राम क्या है, तो उन्होंने कहा जी चांदनी चौक से होकर के गुजरेगा हार्डिंग, हाथी पे अपनी पत्नी के साथ में सवार होके। बोला अच्छा, इसको इसकी पत्नी के साथ ही गिरा देते हैं, एक काम करिए। तो उनके जो मतलब बड़े विश्वास पात्र थे, जो उनके लिए मतलब हमेशा उनकी सेवा में रहे, और अगर हम कहें तो उनके आपका एक रसोइये की तरह भी रहे थे, उनका नाम था आपका, रसोइये की तरह उनके रहे, उनका नाम था बसंत कुमार।
मतलब इनके सर्वेंट थे वो, इनके सर्वेंट थे। कौन? बसंत कुमार। उनका बसंत कुमार, क्रांति का समय आ चुका है, क्रांति का समय आ चुका है। उन्होंने कहा ठीक है मालिक, कर देंगे क्रांति, कौन सी बड़ी बात है, क्रांति के लिए जन्म हुआ है हमारा, और किस बात के लिए जन्म आया। तो ठीक है, उन्होंने पूछा क्रांति कैसे होगी पता है? हार्डिंग सेकंड चांदनी चौक से गुजरेगा, तुम्हें बम बम से गिराना है उसको। उन्होंने कहा ठीक है गिरा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, बम से पक्का? हाँ पक्का एकदम से। बताओ, तो इसके और बाकी लोग इसमें सहायक बने योजना में, लिखना उनके नाम भी। अन्य व्यक्ति कौन कौन थे इसमें? सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार रास बिहारी घोष थे। अन्य व्यक्ति जो इस घटनाक्रम के लिए प्लानिंग की, बारूद वगैरह इकट्ठा किया, बम बनाए, तो मास्टर अमीचंद, वो व्यक्ति थे मास्टर अमीचंद, अमीचंद। और आपका एक व्यक्ति थे अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी। और एक व्यक्ति थे इसमें, एक व्यक्ति थे बाल मुकुंद गुप्त। तीनों को फांसी हुई थी इनको, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। लीजिए नाम इनका, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। या हम कहें कि इनको तीनों को फांसी हुई बाद में, तीनों को फांसी इस घटनाक्रम के लिए, तीनों को फांसी हुई, तीनों को फांसी। और जब पहले तीनों को फांसी दी गई और बाद में बसंत कुमार जी, इनको भी फांसी हुई इसी घटनाक्रम के लिए, इनको भी फांसी दी गई। ओके, तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? अभी घटनाक्रम कैसे हुआ? हार्डिंग सेकंड अब हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी पे बैठा हुआ था, ठीक है। और जो हाथी को चला रहा था आपका, जिसको बोलते हैं ना, जो हाथी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप बताओ मुझे। बम्बर राइडर बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अरे हाथी, जो मैं भूल गया उस शब्द को, आप बताएं, आप बता पाओगे मुझे शायद, बोले भी फटाफट से। महावत, महावत एकदम से ठीक है, के जी ने बताया महावत, ठीक है। तो महावत था इसमें, है ना। तो वो बैठा हुआ था और ये भीड़ में जाके खड़े हो गए। अब तो हिंदुस्तान की औरतें तो देखती थीं, अरे वाह क्या मतलब सेरेमनी हो रही है, कैसे एक बढ़िया जलवा हो रहा है। हम लोग बारात देखने के लिए चले जाते हैं, देखा ना तुमने, मोहल्ले में बारात चढ़ने लग जाए तो मजा आएगा, सब कैसे नाच रहे हैं, दूल्हा कैसा है। तो ये भी हाथी पे अपनी घरवाली के पास में बैठा हुआ था। उसी गली में जा करके उसी भीड़ में खड़े हो गए साड़ी पहन के बसंत कुमार, साड़ी पहन के, ठीक है। अब इसकी घरवाली ने, हार्डिंग सेकंड की घरवाली ने पहना हुआ था हार। तो एकदम से बसंत कुमार ने कहा कि देखो उसका हार देखो। तो एकदम से जैसे सबने हाथ उठाया, उसने बम फेंक के मारा, ताकि उठे हाथों में ये ना पता चले कि बम किसने फेंका था। और एकदम से बम बस थोड़ा सा चूक गया और महावत मारा गया, और ये बाकी जो लेडी हार्डिंग थी वो घायल हो गई। तो ये दिल्ली षड्यंत्र मामला है कि जब ये दिल्ली में इनका स्वागत हो रहा था, तो उस समय हमारे क्रांतिकारी जीवित थे कि भाई ऐसे ही तुमको एंजॉय नहीं करने देंगे, है ना, ऐसे ही नहीं तुम खुशी मना सकते, इस भारत में सब सोए हुए नहीं है, क्रांतिकारी इस देश में जीवित हैं अभी, और क्रांतिकारी अभी जिंदा हैं, ऐसे ही खुलेआम जश्न तुम नहीं मना सकते हो इस देश में। तो ये घटना हुई, आपका याद रखेंगे, है ना। तो ये दिल्ली षड्यंत्र मामला है, हम सब करो बात क्लियर है। अब दिल्ली षड्यंत्र मामला एक बहुत बड़ी चीज है। आप कहेंगे कि भैया ये तो एक छोटी सी घटना हुई, छोटी सी घटना नहीं है। जब इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो एक क्रांति को जन्म देता है, एक चिंगारी से ही एक बड़ी आग पैदा होती है। तो ऐसी आग पैदा हुई, और वो आग ही बनी होम, आपका वही आग बनी आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी कैसे जी, थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कनाडा पे लेके चलते हैं आपको, यहां से हिंदुस्तान से, अभी दिल्ली में थे, अब तुमको लेके चलते हैं हम कनाडा। कनाडा, कनाडा जानते हैं किस महाद्वीप में है बताओ? कनाडा, तो आप कहेंगे उत्तर अमेरिका में है। अब जितने भी लोग यहाँ पर ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहे थे, या मान के चलो जो ब्रिटिश सेना से रिटायर हो जाते थे, तो वो लोग देखते थे कि भाई देश में तो आपका माहौल कुछ इस तरह का है, संघर्ष चल रहा है देश में। तो वो देखते थे कि यार सबसे बढ़िया जगह कौन सी है, तो कैम्बोर जगह होती थी आपका कनाडा में। तो वहाँ पर भारतीय बहुत शिफ्ट होते थे, वहाँ की जलवायु की वजह से, वहाँ की आरामदायक ज़िंदगी की वजह से। आज भी आप देखते होंगे पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग कनाडा में जाते हैं। इवन कनाडा में तो इंग्लिश के बाद में पंजाबी लैंग्वेज भी कई जगह लिखी मिलती है। तो कनाडा जाके बसते थे, जैसे कि बहुत अच्छे किसान थे हमारे यहाँ के, कनाडा बस गए। आपका जो लोग आपका पुलिस सर्विसेज में, सेना में थे, कनाडा बस गए जा करके। तो कनाडा जब वो लोग पहुँचे, शुरुआती दिनों की बात हम आपको बता रहे हैं, लगभग अगर मैं बात करूँ 1908-1909 की, ठीक है। तो वहाँ पर उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि उनके रंग को लेकर के भेदभाव होता था, और उनके भारतीय होने को लेकर के भेदभाव